स्टोरेज। हेलो गाइस। तो आज हमारा सेशन है एपीआईज के ऊपर। एपीआईज के इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। एपीआई के इंट्रोडक्शन से एपीआईज क्या हैं, ठीक है जी। फिर हम उसका पोस्टमैन के साथ हम एपीआईज को कॉल करना देखेंगे। पोस्टमैन इज द मोस्ट फेमस टेस्टिंग टूल कह लें आप, या एक्सपेरिमेंटिंग टूल फॉर एपीआईज, ठीक है। और एपीआईज पढ़ना ज़रूरी है नहीं है, कितना ज़रूरी है, तो अभी आप उसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे, ठीक है। एज अ वेब डेवलपर क्या इस यही बैक ये चलें, इसको मैं अगर आपको बता दूं, ये बैकबोन होती है एपीआईज। हर वेब डेवलपर, मोबाइल डेवलपर एपीआईज यूज़ करता है, ठीक है ना। सो इससे इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि कोई भी ऐसा वेब डेवलपर या मोबाइल डेवलपर नहीं है जो एपीआई यूज़ नहीं कर रहा हो, ठीक है। कोई रनिंग वेबसाइट अगर उसने बनाई है तो चले, एक ये चीज़ से इंपॉर्टेंस का इसका आइडिया हो गया। दूसरी चीज़, अभी हम जो एजेंडा है हमारा पोस्टमैन से हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम, सिंस वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट.js, वी आर लर्निंग नेक्स्ट.js फ्रेमवर्क, सो हम एपीआईज को नेक्स्ट.js में कैसे कॉल करते हैं वो भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में। उसके अलावा मल्टीपल, उसके बाद अगर हम कैशिंग वगैरह अगर करनी हो एपीआईज की, वो हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ एपीआईज हम यूज़ भी कर चुके हैं। अगर आपने मेरा रिज्यूमे वाला सेशन देखा था, इसमें हमने नेक्स्ट.js को यूज़ करके, टेलविन को यूज़ करके रेज्यूमे बनाई थी, पूरी टेम्पलेट 3 वीडियोज़ में कवर किया था। उसमें हमने फॉर्म के लिए एक एपीआई यूज़ करी थी, जिससे वो डाटा एक्चुअली जो फॉर्म भरता है वो हमें एक्चुअली ईमेल पे रिसीव होता है, सही है। इसके अलावा सिंस हम लोग Q2 के, अगर जो लोग अगर यहाँ पे ये जो हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं जूम के, वो लोग अगर पैनावर्स के इसमें एनरोल्ड हैं, तो वो जो है कुछ Q2 उनके 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं अराउंड, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। सो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी इन सेशन से पहले कुछ आंसर किए हैं। आई अप्रिशिएट कि अगर वो क्वेश्चन मैं रिपीट भी कर देता हूँ, अगर आप लोग मुझे रिमाइंड करा दें तो वो मैं उनके आंसर कर देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था, जी जी, सॉरी। एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि एमवीपीज बनाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि एमवीपीज में क्या क्या होता है। मिनिमल वायबल प्रोडक्ट्स में फ्रंट एंड होता है, बैक एंड शामिल है, या एटलीस्ट वो कितनी होनी चाहिए जो हम बनाएं। सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एमवीपी का मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम एमवीपीज बनाएंगे। एंड आई विल से कि अभी इस स्टेज पे भी आप हैं कि आप एमवीपी अभी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको कहूँगा अभी थोड़ा सा और वेट करें, तो दैट यू विल बी, आपको कुछ टॉपिक्स अभी कवर करने हैं। जैसे एपीआई अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप बैकएंड पूरा नहीं करेंगे एपीआई का, सिर्फ आप बैकएंड कर रहे हैं उसको यूज़ करना। बैकएंड बनाना आप नहीं सीख रहे, बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन सीखेंगे। अभी एपीआई क्या होती हैं, बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन। जैसे वो एक अच्छी सी एग्जांपल थी रेस्टोरेंट वाली के, एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप जो हैं, आप अगर कुछ खाना खाने जाते हैं तो आप क्लाइंट हैं, जो कुक हैं, जो उनका पीछे पूरा बैक ऑफिस कह रहा हूँ, जो भी उनका वहाँ पे किचन है, वहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक Platform। है। हाँ, तो और वो जो वेटर्स हैं वो लेकर आते हैं खाना वहाँ से, आप उन्हें बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं किचन में लेकर आते हैं। तो वो जो वेटर्स हैं वो एपीआईज हैं, आप जो बैठे हैं वो क्लाइंट हैं, वो ब्राउजर हो गया, वो ये हिट करता है, और बैकएंड जो है वो सर्वर जो हो गया वो किचन हो गया। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल लेवल पे मैंने बताया आपको, सबको आइडिया था बिल्कुल इसी तरीके से, एनर्जी मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से काम करती है एपीआईज। तो लेकिन अभी बैकएंड, अभी फ्रंट एंड बनाना सीखा है आपने, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी है, नेक्स्ट.js पे सीख लिया, ये सब फ्रंट एंड है, नेक्स्ट.js का फ्रंट एंड सीखा है। बैकएंड अभी एपीआई बनाना वो अभी हमने नहीं देखा, अभी हमने कंज्यूम करना भी नहीं देखा। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एपीआई को कंज्यूम कैसे करते हैं, ठीक है ना, फ्रंट एंड वाले। तो फ्रंट एंड अगर आप खाली ये भी अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की डेवलपर की पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 2 क्वार्टर्स का कंटेंट इतना है आपके कोर्स का कि आपको 4 क्वार्टर की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने 2 क्वार्टर में फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों कवर हो रही है आपकी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन भी आप कर लेते हैं, आप तब भी जा सकते हैं, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट गिवन दैट एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, देखिए प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स नहीं जो सर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आपने बनाने हैं, वो तो बनाने ही है, उससे ज़्यादा आपने बनाने हैं, 3 से 6 प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं। वो प्रोजेक्ट्स ना कोई काइंड ऑफ एमवीपी भी हो सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लें आप। एमवीपी होगा इसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों लगे हुए हों, फेसबुक क्लोन हो गया, अमेजॉन क्लोन हो गया, ईबे का क्लोन आपके जो सर की रिपो है नेक्स्ट.js की, उसके अंदर दिया हुआ है, ईबे का क्लोन भी है पूरा, ठीक है ना। तो वो आपका कब आएगा, वो भी आने में टाइम है। वो सर ने एक एक तरीके का कह लें आपके, आप लोगों को वो ही दिया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, 5 डे चैलेंज, ये 5 दिन में ईबे का पूरा क्लोन बनाना है आप लोगों को, सही है। तो ये क्या सीन है इसका, ये आप लोगों को ये कराएगा आप लोगों का एक एमवीपी, ठीक है। इसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, यूआई ऑथ भी है,
इस तरीके से आपको एक और चैलेंज मिला हुआ है पेनावर्स ऐप का। इसमें भी आपके पास कंटेंटफुल के साथ बैकएंड इंटीग्रेशन है, साइन इन साइन आउट है, ठीक है, और इस तरीके के सीन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एमवीपी है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जो एक्चुअली यूज नहीं हो रही है लेकिन रेडी टू यूज है, आप लाइव जा सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप एज अ सॉफ्टवेयर आप अपने माइंड में रखें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग ना ऐसा अपना माइंड ओपन रखें, माइक को म्यूट रखें, माइंड को ओपन रखें। हमने मैंने माइंड ओपन करने का बोला है, किसी ने माइक अपना ओपन कर लिया, जरा माइक म्यूट कर दो। अच्छा, माइंड को अपने ओपन रखें, क्योंकि अब जब आप 2 क्वार्टर के बाद अभी आपको ना बैकएंड भी डेवलपमेंट भी सीखेंगे आप, तो आपने टारगेट करना है कि आप उनको यूज़ करते हुए कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो लोग भी यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो ये आइडियल आइडियल सिचुएशन है। इनिशियली ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, और इसमें डिसहार्ट होने वाली ज़रूरत नहीं है। आपको बस आइडिया सोचें, आप इस पे काम भी करें और कर भी लेंगे कुछ लोग। तो मैं उन लोगों को बताया जो कर सकते होंगे, बोलेंगे हमें किसी ने गाइड नहीं किया, तो उनको मैं उसके लिए ये कि आप लोग ट्राई करें कि आप एक प्रोडक्ट बनाएं जिसका बैकएंड और फ्रंट एंड हो, होस्टिंग फ्री में हो रही है, बना हुआ डेवलपमेंट आप खुद कर रहे हो, दोस्तों के साथ मिल जाओ, अगर थोड़ी हेल्प चाहिए मेरे से गाइड ले लो, उनको लॉन्च करो, पब्लिकली मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया पे लेकर आओ, ग्रुप्स में लेकर आओ, शेयर करो, वहाँ पे ऑडियंस लेकर आओ, ट्रैफिक लेकर आओ, फ्री में अभी इसको चलाओ। असल चीज़ ये है, प्रोडक्ट बनाना, लॉन्च करना, मार्केटिंग करना, ये भी चीज़ सीख ले तो आप, तो ये बेस्ट है, ये आइडियल सिचुएशन है, इसको आपने टारगेट करना है, ऑडियंस खुद लेकर आ जाओ। कुछ चीज़ इसमें भी बेच रहे हो आप, कुछ वो कर रहे हो, वो बात की बात है, वो भी कर सकते हो, या फ्री का कुछ कंटेंट है, फ्री में आप ऑडियंस लेकर आए तो जमा कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। दैट्स ऑल्सो अ विक्ट्री, दैट्स अ ह्यूज विक्ट्री। ये आपने चैलेंज आप लें अपने आप से, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप तो इस सिचुएशन से आप आ जाएं कि वेबसाइट बना लें, आप प्रोडक्ट आप बना लें, एमवीपी बना लें, तो जिसको चाहिए होगा, जिसके पास आइडियाज होंगे, जिसको मार्केटिंग करनी आती है, दे विल हायर यू। दिस इज हाउ आईटी इंडस्ट्री वर्क्स, ठीक है ना। सो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो शुरू में ये भी हो सकता है कि यार आप लोगों को जब इसमें कूदेंगे, आप बोलेंगे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है, मुझे कहीं जॉब करनी चाहिए, मुझे लर्निंग करनी चाहिए, तब आपको अहमियत पता चलेगी कि यार मुझे जॉब क्यों करनी है, ठीक है। तब आप फिर जॉब पे जाएंगे, आप सीखेंगे पहले यार, ठीक है यार, प्रोडक्ट में ये चीज़ें मुझे सारी चीज़ें नहीं, मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो वो फिर आप बोलेंगे अच्छा यार ये चीज़ें आती नहीं है लेकिन मुझे पता है मैं कैसे सीखूंगा, ठीक है। तो इनिशियली वरना आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जो सर्जिया, अगर आप लोगों से ये सब मुश्किल लगता है, सिर्फ क्या करें, जो सर्जिया करा रहे हैं वो करें। सिंपल सा रूल है, जिनको कुछ ही समझ में आता है वो क्या करें, एक ही चीज़ को, रूल को फॉलो करें, मेरा एक ही रूल है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन था? सर, एनी प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट यूजफुल कोड स्निपेट्स दैट वी कैन रीयूज इन आवर कोड्स एंड वी यूज एज चीट शीट्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा। चीटिंग करते कैसे हैं, ये भी आपने स्मार्टली करनी है चीटिंग। कोड गूगल से पढ़ना, उसको यूज़ करना, ये भी बड़ा एक अहम है, हुनर है, ये भी करना आपको आना चाहिए, सही है। इसके अलावा आप लोगों का ये था कि यार रिएक्ट आ रही है, नेक्स्ट आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, क्या वो सब टेस्ट में क्विज में आएंगी? आगे जब का क्विज आ रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक गिवन है कि क्विज में तो सब आ सकता है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि क्विज के मार्क्स और क्विज आपने अपना गोल नहीं बनाना है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स करने को अपना गोल बनाना है, कि आपने ना प्रोजेक्ट्स करने हैं दबा के, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, इसमें मैंने बताया, तो उसमें एक वीडियो थी, उसमें वो बता रहा था बंदा कि यार 6 प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन आइडियली 3 प्रोजेक्ट या 4 या 5 प्रोजेक्ट में लोगों की जॉब लग जाती है, सही है ना। वो फुल स्केल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बैक एंड और फ्रंट एंड, ठीक है ना। तो ये और वो यूट्यूब पे पड़े पड़े हुए ट्यूटोरियल्स हैं, किसी की हेल्प की, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, वो ट्यूटोरियल आपने फॉलो करने, जहाँ आप अटकें, आपके पास तो मेंटोर्स भी मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ क्लास में, आपके पास हमजा है, ये लोग हैं, आपको रिजॉल्व करके देंगे, ग्रुप बना हुआ है आप लोगों की, कम्युनिटी है आपके पास, कम्युनिटी के लोग आपको हेल्प कर देंगे। तो वो बनाने 4-5 के प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो है ना निकालने आपने यूट्यूब से, नेक्स्ट के मिल जाएंगे, लेटेस्ट भले भी नहीं मिलते, नेक्स्ट 12 के मिलते हैं, वो कर लें आप, रिएक्ट के मिलते हैं, वो कर लें आप। ये मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग बोल रहे थे नेक्स्ट 13 नहीं मिला, नहीं मिला, आप रिएक्ट कर सकते हैं, खाली रिएक्ट, ठीक है। और दूसरा ये कि और ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपको एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेंगी जो आपने यहाँ करी है, तो ये आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपने ये माइंड में पहली बात तो समझ लें कि किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, किसी भी ट्यूटोरियल को आप फॉलो करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, सारी चीज़ें वो आपको नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए, वो कभी भी नहीं होगा। सो ये दैट्स मतलब ये वंस फॉर ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको रिपीट करूँगा, लेकिन आप इसको अभी से समझ लें कि अगर आपको ये मिस्टेक करता है हर कोई, मैं करता था एक हद तक, एक काफ़ी टाइम तक, कि मैं ढूंढ रहा था कि मुझे एग्जैक्ट इंडियन टेक्नोलॉजीज पे ट्यूटोरियल मिल जाए, नहीं मिलता, या फिर ये ट्यूटोरियल या ये मैं चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे जाऊँगा ना तो मुझे इसमें से सब कुछ आता होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यार उस प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हो उसको सारी टेक्नोलॉजीज आपको आती हैं, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो आपने यही करना है कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, सर जिया की क्लास से हट के भी, जो सर जिया की कंटेंट में नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक आपने एक चेक रखना है अपने ऊपर
ठीक है, आई होप ये आपके लिए बड़ी यूजफुल बातें हुई होंगी। सही है, माई लिटिल प्रोजेक्ट यूजिंग कंटेंटफुल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, अली रजा ने एक ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट शेयर किया है, देख लेते हैं हम। जी सर, प्लीज थोड़ा रिपीट कर दें जो अभी आए हैं, एक दो लाइनों में। अब तो रिकॉर्डिंग हो गई है, वो रिकॉर्डिंग पे सुन लिएगा, अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे जो मैंने रिपीट करना था वो ये रिपीट ही मैं बता रहा था, ये मैं पहले बता चुका था, ये मैंने रिपीट नहीं बताया रिकॉर्डिंग पे। अब आप यूट्यूब पे सुन लिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड हो गया यार आसिफ भाई, नाइस। ये आपने कंटेंटफुल पे बनाई है, वेरी गुड। ये कंटेंटफुल पे बनाई, वो अहमद भाई का जो था ना सेशन, उसको देख के मैंने थोड़ा सा उससे गाइड लिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेल अच्छा, एंड गुड। मुझे मुझे वैसे भाई एक बात पूछनी थी आपसे। ये कंटेंटफुल हम बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड के लिए, लेकिन इसमें अभी पैनावर्स की जो वेबसाइट के लिए हमें प्रोजेक्ट दिया गया है कि वो आपने बनाना है, आपने कंटेंटफुल का या डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करके बनाना है। मैंने कोशिश की थी कि वहाँ पे ना अपने डाटे को एंटर करने की कोशिश करूँ, लाइक दैट हमारा सिलेबस है, 4 क्वार्टर हैं या 5 क्वार्टर हैं उनका, मैंने कोशिश की वहाँ पे ना कंटेंट मॉडल बनाने की। अच्छा, वहाँ पे मुझे फिर एक प्रॉब्लम जो मे बी उस वक्त मुझे करते वक्त महसूस ये हुई कि कंटेंटफुल में जब हम एक कंटेंट मॉडल बना लेते हैं, तो उसके बाद अगर डाटे में कोई चीज़ कमी या पेशी कुछ कम हो या ज़्यादा करना हो, वो फिर हमें कंटेंटफुल उस कंटेंट मॉडल में तो वो नहीं देता हमें परमिशन कि आप ऐड कर लें या कम कर लें उसको। आई थिंक उसका दे क्या देता है, उसका आई क्या थिंक सोल्यूशन? दे देता है, कंटेंटफुल चेंज करने का ऑप्शन देता है। और बाकी ये है कि कंटेंटफुल के ऊपर ट्यूटोरियल हम भी रखेंगे अगला, तो शायद इसमें ही कवर करना है, शायद अगले में कवर करेंगे। हम्म। कंटेंटफुल मेरे ख्याल से दे देता है, हम जब आएंगे उस पर हम देख लेंगे, एडिट करने का वो काम देता है। जी जी, उसमें एडिट का ऑप्शन है, कर सकते हैं एडिट। बिल्कुल। तो इवेंचुअली देखें, अभी आप वो वाली मिसाल पता है ना कि वो ये लाल बटन दिख रहा है, दिख रहा है, दबा दिया, फिर वो बोलता है नहीं दबाना था। सही है ना? तो ये अभी जैसे आप कंटेंटफुल कर रहे हैं, ये दो तीन चीज़ें कर रहे हैं ना, आगे जाके ये फिर आप नहीं कर रहे होंगे। अभी आप लेकिन ज़रूरी करना है, ज़रूरी है। और क्योंकि आपके ये पोर्टफोलियो आइटम बनेगा और रैपिडली आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे जाके भी हो सकता है कर रहे हो यार, मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत, क्या आप लोग वो ये यूज़ कर रहे हो कंपनी, लेकिन मेजर मेजर चांसेस है कि नहीं होंगे। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए, प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने इन सब पे ना वेबसाइट बनानी है कंटेंटफुल को यूज़ करके। आगे सैनिटी है और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं आपके पास अभी, ठीक है। चलें, बैक टू द एजेंडा। आई थिंक वी हैव कवर्ड सो मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। स्टार्ट करते हैं एपीआईज के ऊपर। एपीआईज क्या होती हैं और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल का पता चल गया आप लोगों को, मैंने बता दिया था यार क्लाइंट और सर्वर का क्या सीन होता है। ये जो ब्राउजर है, ये आपके पास क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट वो जो यार रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सर्वर वो जहाँ से रिक्वेस्ट सर्व होगी, सर्व होगी यानी कि वो खिदमत करता है, सर्वर सर्व करने वाला। तो अब जब मैंने google.com पे गया हूँ, तो क्लाइंट सर्वर का मॉडल इन एक्शन हो चुका है, यानी कि क्लाइंट सर्वर का एक मॉडल की एग्जांपल यहीं से हम दे सकते हैं। ये क्लाइंट सर्वर की इंटरेक्शन हो गई है, मैं बताता हूँ कैसे। ये मैंने रिलोड किया, यहाँ पे देखें google.com पे कॉल गई हुई है, ठीक है ना। google.com पे कॉल गई हुई है, तो ये क्या है, ये मेरा क्लाइंट था, ब्राउजर मेरा एक क्लाइंट है। और google.com पे ये एक एपीआई है, ये खुद एक इटसेल्फ एक एपीआई है। इस पे गेट भी लिखा हुआ है, अगर आपने क्लास में देखा ना, गेट की एपीआई है। और इस पे कॉल गई है और इसका रिस्पॉन्स आया है ये, सही है ना। HTML की फाइल और क्लाइंट ने इसको शो करा दिया। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये सर्वर से आया है। सर्वर हमें रिस्पॉन्स भेजता है, हम जो है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। सही सही है। और हम जो देखें क्लाइंट, और ये टर्म्स आपने याद रख ली, ये टर्म्स में टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, ताकि मैं आपको टर्म्स में आप कंफर्टेबल हो जाए। पहले सर्वर जो है ना गूगल के, जहाँ पे वेबसाइट लोडेड है, उनका उधर उनका वहाँ पे गूगल का सर्वर वहाँ पे है, गूगल का एक्चुअल कोड सारा वहाँ पर है। हम तो बस बोलते हैं google.com, वहाँ से ये पेज आया था, या कुछ भी हम यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, कि पेना क्लाउड अगर मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे जैसे इससे मैं टाइप भी करता जा रहा हूँ तब भी कॉल जा रही है, ये भी और अलग सर स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही है आपकी। आप बोल रहे हैं आपकी बड़ी आ रही, जो आप दिखा रहे हैं वो ऊपर छोटी सी आ रही है। स्क्रीन आप बाकी लोगों को मेरे सही है? ये इनका अपना इनकी सेटिंग का मसला। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पेना क्लाउड मैंने लिखा है, अब मैं जब एंटर करूंगा इस पे ऊपर, तो भी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली सारी कॉल जा रही हैं, अब मैं इसमें से नहीं बता पाऊंगा। मेरे ख्याल से ये वो क्वेरी है। इसमें देखें क्यों चला गया, इस पे कॉल चली गई, ये डेटा है जो उसके साथ हमने भेजा कि यार मैं ये सर्च कर रहा हूँ क्यूरी में।
ये रिस्पॉन्स आया है, ये सर्वर से आया है, ये उसको खूबसूरत करके दिखा रहा है प्रीव्यू में, ये हेडर है। तो मे बी दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल टू शो, जिसमें कंफ्यूज यू, लेकिन हम इसको और सिंपल एग्जाम्पल पे देखेंगे। लेकिन और ये पेलोड है, पेलोड जो हम उसको भेज रहे हैं, सर्वर को जो हम भेजते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कि यार ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर ये इतनी सी देर में काम किया है, इतनी दूर दूर बैठे हैं ये क्लाइंट, यहाँ बैठा हुआ है कराची में, सर्वर उसका यूके यूएस कहीं भी हो सकता है, जैसे हिट करके लेकर आ रहा है, हमें नहीं पता, कहीं भी पड़ा होगा ये। वो सर्वर है जहाँ पे इनका गूगल के सर्वर डेटा सेंटर बनेंगे, वेबसाइट होकर सर्वर के आई है। आपकी पैनाक्लाउड की वेबसाइट भी जो उनका एक सर्वर उन्होंने कहीं रखा हुआ है होस्टिंग लेके, वहाँ पे उन्होंने अपना सर्वर डिप्लॉय किया है। आप जो नेक्स्ट की वेबसाइट कहीं सर्वर पे रख देंगे, वहाँ पे लाइव करते हैं जब वर्सल पे, तो वर्सल आप वहाँ पे रख देता है, फिर आप हिट करते हैं उस यूआरएल पे, ब्राउजर सेट करते हैं, ब्राउजर क्लाइंट है। तो जैसे इन्होंने ये भेजी है वेबसाइट अपनी, तो ये जो है क्लाइंट है ब्राउजर, और इस यूआरएल पे मैं हिट करूँगा, ये वर्सल के सर्वर, उस पर सर्वर वर्सल की होस्टिंग के ऊपर हमने इस वेबसाइट का कोड डिप्लॉय कर दिया है, वो सर्व कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट को। तो जब भी हम इस पे यूआरएल पे हिट कर रहे हैं, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आता है और हम ये पेज रेंडर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है और ऑल गुड। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्लाइंट सर्वर मॉडल भी देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हिट जा रही है इसी वेबसाइट के ऊपर, इसका रिस्पॉन्स आया, ये इसका प्रीव्यू है, ये देख रहे हैं आप, ये इसको यहाँ तो ऐसा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे सही दिख रहा है। तो ये इसका रिस्पॉन्स, क्योंकि इमेजेस वगैरह इसमें फिट नहीं हुई हैं, खैर उसको छोड़ दें आप, खाली ये रिस्पॉन्स देखें, रिस्पॉन्स आ गया HTML, सही है। इस API पे हिट करने से, ये भी एक API है। हर आज तक आप जब जो भी लिख रहे थे गूगल क्रोम के ऊपर, वो एक API थी, तो API तो आप पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ आइए आपको बात कि आज तक जो भी आप गूगल पे लिखते हैं, facebook.com, google.com, youtube.com, ये सब APIs हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। गुड, ऑल गुड, समझ आइए आपको? क्वेश्चन कोई? जी समझ आ गई। सही है। ये हम चलते हैं यहाँ पे सर की रिपो पे, डन मैसेज का है, डन, ओके। फ्री API कहाँ से मिलती हैं, सलमान पूछ रहे हैं, उस पर भी आएंगे, पहले देख लेते हैं API। इसमें हमने कवर कर लिया है जी रेंडरिंग, स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर टेलविंड और चाकरा दोनों के ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरे नेक्स्ट प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैंने सब स्टेप्स कवर कराए हुए हैं ताकि आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकें। तो इंशाल्लाह इसमें प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा कि आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कहीं भी हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, आप देख के आप एक जॉब जो है जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पहले जॉब करें। स्टाइलिंग हो गई, रेंडरिंग सीरीज हो गई, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह लें फिर फ्रीलांसिंग में होगा। चलें, अच्छा रेंडरिंग सीरीज हो गई, स्टाइलिंग हो गई। स्टाइलिंग में ये दो चीज़ें हैं, उसके बाद अगर है स्टेप 8 जो कि है इन्वोकिंग API, ये हम करेंगे। इसमें है इन्वोकिंग रेस्ट API विद पोस्टमैन। तो ये तो सर के बहुत सारे कंटेंट के आर्टिकल्स के लिंक्स या ट्यूटोरियल्स के लिंक्स हैं, उस सबको हम गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ही चीज़ों पे हम गो थ्रू करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ रेस्ट APIs, ये है, इसको हम बाया एग्जाम्पल हम देखेंगे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पोस्टमैन ऐप। पोस्टमैन ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लिएगा, विंडोज़ पे अलग होगा, क्रोम पे, मैक पे अलग होगा, लिनक्स पे अलग होगा, लेकिन इट इज़ एज सिंपल एज इंस्टॉलिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल होने के बाद ये चीज़ जो है दिखेगी, सही है। अच्छा जी, तो कुछ लोग जो है यहाँ भी, सही है, ठीक है। तो ये जो पोस्टमैन है, ये बेसिकली क्या है कि अब ये आपके पास ये होता है पोस्टमैन इंटरफेस। डाउनलोड होने के बाद तो यही निकलेगा ना, ठीक है। आप अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लिएगा। ये तो इसको इग्नोर करिएगा, ये मेरा काम है बहुत सारा, तो ये आपके पास नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह से खाली होगा आप लोग के पास। तो कुछ है तो अच्छी बात है, तो ठीक है ना, इतना नहीं होगा भाई इतना है तो मुझे बताना कि ऐसा क्या काम किया है आपने, सही है, अच्छी बात है। चले बैक टू द टॉपिक, डाउनलोड इंस्टॉल पोस्टमैन, सेंडिंग योर फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो सेंडिंग योर फर्स्ट रिक्वेस्ट ये यहाँ पे लेकर आ गए, और ये कह रहे हैं अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को सेंड कर लो। ये भी एक ले सकते हैं आप, मैं जल्दी से स्किप किया, आप जल्दी से मुझे पता है यार ये सब तमहीद बांध रहे होंगे। सेंडिंग अ रिक्वेस्ट की हेडिंग मुझे नजर आई,
ये मैंने तस्वीर देखी, मैंने बोला यार यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और जैसे मैंने पोस्टमैन अगर यूज़ किया है, मैं प्लस कर लेता हूँ, जैसे क्रोम के टैब होते हैं, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। ये एक जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है, सही है। तो ये आ गया व्हाट हैपेंड, तो ये बता रहा है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तो व्हाट हैपेंड सिमिलरली आप समझ गए होंगे, सर्वर और क्लाइंट का सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन हुई है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसको हम स्किप करते हैं। इसमें हम डलते हैं बुक्स रेस्ट एपीआई इसके ऊपर। यहाँ से अब हम एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं। ये एक और है यूआरएल, ठीक है ना। इसको ऐड करके देखते हैं और इसमें हम स्टेटस लेके देखते हैं रिटर्न। ये जो एग्जांपल है, जो पेज है, ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है एक तरीके की। ये बेस यूआरएल होता है और ये उसका एंड पॉइंट्स होते हैं। कह रहे हैं अगर स्टेटस देखना है तो स्लैश स्टेटस कर दो, तो ये स्लैश स्टेटस कहाँ जाएगा, इसके एंड में जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले तो ये वाली एग्जाम्पल तो मेरी बड़ी बेकार से, जिसको हटा देता हूँ। पहले इस बेस यूआरएल पे हिट करता हूँ, वेलकम टू द सिंपल बुक्स एपीआई, ये बेस यूआरएल है। उसके बाद उन्होंने बोला है स्लैश स्टेटस पे हिट करो, तो स्टेटस ओके आ रहा है, ठीक है ना, वेब एपीआई इज वर्किंग। क्या ये यूआरएल में क्रोम पे लिखता हूँ तो चलेगा? ये तो आप बोलेंगे ये तो पोस्टमैन का चलाने को उन्होंने बोला है, यहाँ थोड़ी चलेगा बोल, सर, चलेगा वहाँ ये पे भी यहाँ भी चलेगा। चलेगा, ठीक है। आपको ही दिखेगा ऐसे स्टेटस ओके। तो ये जो है कैसे आ रहा है जी? जी आशा का मैसेज आया, यस बिल्कुल ठीक है। इसको पार्स आप कर लें, ये एक एक्सटेंशन मैंने करी हुई है, तो ये अच्छा इसको ब्यूटीफाई करके दिखा रहा है, जो है जेसन फॉर्मेटर की एक्सटेंशन, ठीक है, क्रोम की। अब को पता होगा, आप जेसन फॉर्मेटर क्रोम लिख लें, क्रोम एक्सटेंशन लिख लें, ये पहला लिंक जो आएगा ना, उसको ओपन करें। और यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल आ रहा होगा, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो रिमूव का ऑप्शन है, देखें 2 मिलियन यूजर हैं, तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, ठीक है। सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये आपके पास स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है जी, ये यहाँ पे क्यों चला, अभी चला के देखते हैं कि अभी कौन कितने चलते हैं। अभी लिस्ट ऑफ बुक्स भी है, ये कह रहे हैं स्लैश बुक्स लगा दो। अगर मैं क्या करूँ, स्लैश स्टेटस के बाद स्लैश बुक्स लगा दूँ, एक बेवकूफ़ी तो मैं ये कर सकता हूँ, स्लैश स्टेटस के बाद ही स्लैश बुक्स लगा दूँ। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है भाई स्लैश स्टेटस हटा दो, बेस यूआरएल वही है, उसके आगे बुक्स लगाना है आपने, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो रही है, ये बुक्स आ गई। क्या ये यूआरएल मेरा ब्राउजर पे चलेगा? क्या कहते हैं? सही है जी, चलेगा बिल्कुल, सलमान का मैसेज आया। तो ये आ गया। अच्छा, अगर ये आपके पास ऐसे नज़र आ रहा होगा, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं की हुई, तो अगर की हुई है तो ऐसे नज़र आ जाएगा, इस राइट से टॉगल भी कर सकते हैं। उसके बाद गेट अ सिंगल बुक। अब यहाँ कुछ एक मजे की चीज़ हो रही है, यहाँ पे कह रहा है बुक्स और कॉलन बुक आईडी। अब ये मैं इसको ऐसी, एक गलती आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसी पेस्ट कर देंगे। एक चीज़ समझ में आ गई कि स्लैश के बाद आना है, डबल स्लैश हो गया। आप ये कर देंगे बुक आईडी और हिट कर देंगे, तो नो बुक विद आईडी नैन, ये एक अजीब सा मैसेज आ गया। तो बेसिकली करना क्या है, आपने आपने ये हटाना है। वो बोल रहा है बुक आईडी, और बुक आईडी आपको यहाँ से मिलेगी, देखिए इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, इसकी आईडी 3 है। तो अब 2 वाली उठा लेते हैं। इसका है जस्ट एज आई एम नॉन फिक्शन फॉल्स, सही है। बुक का नाम ये है, जस्ट एज आई एम, टाइप है नॉन फिक्शन। अब देखें जस्ट एज आई एम, तो इसने क्या किया, मुझे बस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करिए। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी हुई होगी, देखें एक ही ऑब्जेक्ट आ रही है पहले उसमें, खाली उसमें जो है ये क्या आ रही थी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं ये एरे है, मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, ये एरे बनी हुई है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो गेट ऑल की एपीआई होती है, गेट ऑल की है, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। और जो गेट वन की होती है, वन बुक वन आइटम लेने की होती है, गेट वन आइटम, वो एक सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट होती है। ऑल गुड। अच्छा, सबमिट एन ऑर्डर, ऑर्डर्स की भी एक एपीआई है, गेट ऑल ऑर्डर्स। सिमिलरली एक पहले सबमिट से पहले गेट कर लेते हैं इसी यूआरएल पे। अच्छा, अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ना कलेक्शन भी बनाई है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ सिंपल बुक के नाम से, सही है, ये कलेक्शन क्या कर रही है, ये देखें गेट बुक्स, वो ये मेरा यूआरएल यहाँ पे सेव हुआ है। अब मुझे जैसे क्या ना बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ से गेट बुक्स, गेट ऑर्डर्स, ये सारी मैंने एपीआई बना के रखी है। जैसे गेट ऑर्डर्स की मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो मैं इसी तरीके से दोबारा आप लोगों के लिए दोबारा से कलेक्शन बनाता हूँ। तो कलेक्शन बनाई मैंने कैसे, आपके पास सब खाली होगा, ये देखें कलेक्शन नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ लेफ्ट में से आप कलेक्शंस पे चले जाइएगा, सेलेक्टेड होना चाहिए, और ये प्लस नज़र आ रहा होगा, क्रिएट न्यू कलेक्शन।
आपकी न्यू कलेक्शन के नाम से न्यू कलेक्शन बन जाएगी। यहाँ पे नाम भी चेंज करने का पूछ रहा है, सिंपल बुक का मैं नाम थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, कलेक्शन, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें मेरी एक पहली रिक्वेस्ट बनेगी, मैं राइट क्लिक करके 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 न्यू रिक्वेस्ट अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। इसका मुझे नाम रखने का पूछ रहा है, इसको रखता हूँ ऐड बुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कुछ पुट करूँगा, मैं अपना बेस यूआरएल पेस्ट करूँगा, तो कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश बुक्स। अब बुक आएंगी, बुक आ गई। अब आपने ये देखें ये ग्रे हो रहा है, जैसे वीएस कोड में तो ये ग्रे हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा ना, ये ऑरेंज हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज भी कर दिया मैंने, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब एक और न्यू रिक्वेस्ट बनानी है मैंने, तो मैं न्यू रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, गेट वन बुक की एपीआई बनानी, मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ। देखिए गेट ऑल बुक्स कॉपी हो गया, मैं इसे रीनेम करता हूँ गेट बुक बाय आईडी, ये मेरा होगा। तो इसमें बुक्स तो करके देखता हूँ, और इसके बाद ये एक आईडी लगाता हूँ इसके आगे स्लैश, और ये आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। अभी भी ग्रे हो रहा है ये, तो इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव कर देता हूँ, बंद करता हूँ, दोबारा इसको ओपन करूँगा तो देखें ये 4 वाला आ रहा है मेरे पास। अब मैं चलते हैं, ये कलेक्शन बनाना मैंने आपको बता दिया कि कलेक्शन ऐसे बनती है। अब आगे चलते हैं। अब ऑर्डर्स की ये सारे हमने कवर कर लिए थे, पोस्ट ऑर्डर आ गया था, गेट ऑर्डर आ गया था। गेट ऑर्डर्स करते हैं, ठीक है ना। मैं सिंपली गेट ऑल बुक्स का कॉपी बना लेता हूँ, और क्योंकि मुझे क्या करना है, बस उसके एंड में से वो चेंज करना है ना। तो गेट ऑल बुक्स को मैं क्या कर लेता हूँ, गेट ऑल ऑर्डर्स, और इस बुक्स को मैं कर देता हूँ ऑर्डर्स। ये पे ऐड करते हैं, वापस सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। हमें आ रहा है एक अदर एरर, और उसका स्टेटस आ रहा है 401। तो ये आप गौर करें, ये स्टेटस पे भी गौर करें, 201 200 ओके, और ये हमारा रिजल्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 200 ओके आ रहा है इसका, ठीक है ना। अभी आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो बड़ी इसकी वैल्यू पता चलती है। और इसमें इसका स्टेटस आ रहा है 401 अनऑथोराइज्ड, ये है मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। तो ये आप कैसे फिल करेंगे, ये फिल करने के लिए हेडर लेने के लिए इन्होंने एक अलग एंड पॉइंट दिया है, जो बिल्कुल एपीआई ऑथेंटिकेशन, वो एक अलग उन्होंने दिया हुआ है, टोकन लेना पड़ता है आपको। जैसे आईडी पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करते हैं, वैसे ही एक यूआरएल है, ये आईडी पासवर्ड डालते हैं आप हमेशा। ऑथेंटिकेशन भी जब आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी तरह से बड़ा बिल्कुल मिलता जुलता फ्लो है। अब आईडी पासवर्ड जब आप भेजते हैं, तो एक आपको एक आता है एक अदर टोकन, सही है ना। इसको मैं एक ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ गेट टोकन एपीआई, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, गेट टोकन की एपीआई हो गई, और एंड पॉइंट मैं यहीं से ले आता हूँ। ये मैंने सेंड किया, तो क्या हुआ जी, गेट पे तो ये है नहीं, वहाँ पे गौर करना है कि ये कॉल है पोस्ट की। तो यहाँ से आप इसे पोस्ट करेंगे, फिर भेज दें। फिर आ गया इनवैलिड और मिसिंग क्लाइंट नेम। आप आ जाए बॉडी में, आपने ये ना 2 पैरामीटर भेजने हैं, क्लाइंट नेम और क्लाइंट ईमेल। आप उसे जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, ये एक जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है भाई, आप तो पहले रॉ में आएंगे, साइब इसकी जेसन सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। ये जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो की होती है ना, वो भी स्ट्रिंग में होती है, देख रहे हैं आप, ये भी स्ट्रिंग में है। वरना तो ये अब हटा दें तो जावास्क्रिप्ट में तो ये भी चल जाता है, जेसन में नहीं चलता। बस ये एक मेन डिफरेंस है। और जेसन जो है वो यूनिवर्सल है, पावर, और जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, लेकिन जो जेसन फॉर्मेट है ये हर एपीआई में चलेगा। हर एपीआई में, मतलब एपीआई की लैंग्वेज ही जेसन है। ये जेसन का बड़ा आप रोल देखेंगे कि आप भले ये जो यूआरएल है, ये बैकएंड किसी में भी बनाओ, हो सकता है नोड जेएस में ही बनाओ, जावास्क्रिप्ट के किसी फ्रेमवर्क में बनाओ, तो ये जेसन उठा रहा है। लेकिन अगर ये ना भी बनाओ, अगर ये पीएचपी में बनाओ या किसी और लैंग्वेज में बनाओ, जावा में बनाओ, तब भी हो सकता है, जब भी जो है ये अंडरस्टैंड करेगा इस लैंग्वेज को, जेसन को। समझ आ गई आपको ये बात, कि जेसन बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो जो अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं ना, वो आपको बार बार नजर आएंगी। अब देखें, अब आपने पेस्ट कर दिया, तो अब वो क्या कह रहा है, एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ट्राई डिफरेंट ईमेल। अब आप क्या बोलेंगे, आपको ये कह रहा है ईमेल इसकी थोड़ी डिफरेंट कर लो, example@example.com रख लेते हैं। फिर से बोल रहा है डायना डिफरेंट ईमेल, example 1 2 3 1 2 3 लग रहा है अब चल जाए।
चल गया, ठीक है। अब ये मिला आपको एक्सेस टोकन, तो गौर से देख लेते हैं, ये एक्सेस टोकन मिला। अब आप गेट ऑल ऑर्डर्स की एपीआई में आए, ये जो आपको बोल रहा था ना मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, हेडर्स में आएंगे आप, ये कुछ हेडर उसने फिट कर दिए, इनको हटाने की, लगाने की, समझने की जरूरत कुछ नहीं है आपको, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें, आप एक नीचे एक और हेडर कर दें। ये सब क्या है, ये चीजें तो बड़ी, जो एपीआई है बड़ी काम की, बड़ी एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना वो भी इसी पे ही काम कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों पे घूम रहे होते हैं कि अच्छा ये तो बिगिनर के तौर पे अभी आप जाने दें जो भी लिखा है, सही है। इसको आपने नहीं छेड़ना, आप लिखेंगे यहाँ पे बियरर, और आप यहाँ पे अपना टोकन कर देंगे पेस्ट, ठीक है। बियरर करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप हिट करते हैं, अब क्या हुआ जी, क्या फेल हो गया रिस्पॉन्स? नहीं, सक्सेस हो गया, 200 ओके आ गया, ये सक्सेस होता है, कोई ऑर्डर है नहीं, इसलिए ये एम्प्टी आया है। तो जब भी मैं आपने जिस जो टोकन डाला है उसके लिए ये एपीआई ऑलरेडी जो है ना करंट गेट रीड अपडेट डिलीट हमें दे देता है ऑर्डर के लिए, कहता है आप अपने ऑर्डर बनाओ और खुद देखो, अपनी चीज़ें खुद लाओ, ठीक है ना। इससे बड़ी मुझे कोड याद आ रही है, लेकिन वो मैं कोड नहीं करना चाह रहा, कि अपने ऑर्डर खुद लाओ, ठीक है। तो अच्छा, अब अपने लिए ये क्रिएट अगर मुझे करने हैं तो मैं कौन सी पे यूज़ करूँगा? ऑथेंटिकेशन की है, हम आ जाएंगे, अच्छा ऑर्डर है ना ये, पोस्ट ऑर्डर करेंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। पोस्ट आ गए, हम यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट ऑर्डर, यहाँ पे मैं करूँगा ऐड रिक्वेस्ट, तो सेव करते रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, न्यू रिक्वेस्ट को एडिट करके, तो मुझे क्या लिखना है, पोस्ट ऑर्डर, इसको मैं कर दूंगा ऑर्डर्स, ये तो गेट हो जाएगा, ठीक है। गेट की जगह मुझे करना है पोस्ट, बाय द वे तो गेट नहीं चलो तो पोस्ट क्या चलेगा, बोल रहा है ऑथराइजेशन हेडर मिसिंग, क्या करेंगे, नीचे आएंगे, बियरर लिखेंगे। अब एक यहाँ पे कान खोल के एक चीज़ सुन लें, ऑथराइजेशन बियरर, अब मैं फिर से बार बार वो टोकन कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, ये टोकन मेरे पास 7 दिन के लिए होता है खाली, तो मैं एक चीज़ भी कर सकता हूँ, अगर एक्सपायर हो गया तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकता हूँ अपना, तो वो मैं बना लेता हूँ, सिंपल बुक टोकन, बुक एपीआई टोकन, ठीक है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, अभी ये रेड हो रहा है, और गेट ऑल ऑर्डर था ये जो टोकन था, इसको मैं कॉपी करूंगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरे कहाँ है, अभी इसका कलर भी नोट करिएगा, रेड है। मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में आऊँगा, ये मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल है ग्लोबल्स वाले, इसको एडिट कर लें आप, ये आपके पास पूरी शीट खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपना करंट वैल्यू में टोकन की वैल्यू पेस्ट करें, और यहाँ पे वो एपीआई टोकन यहाँ उसकी वैल्यू दे दें, और सेव करना नहीं भूलें, ठीक है। हटा दें अब आप, अब वो रेड से देखें ऑरेंज हो गया है, सही है। मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर था वो एरर, अब गेट करें और हिट मारें, चला गया, ठीक है। अब आप पोस्ट करें, अब आप हिट मारें, तो अब आपका मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर का एरर नहीं आया, एरर आया मतलब दूसरा आया, ऑथराइजेशन का एरर नहीं आया, वो आप ऑथराइज कर गए हैं। ये बात किस किस के सर के ऊपर से गुजर गई, समझ नहीं आई, क्या आ गई सबको? बॉस ये ऊपर जो ऑथराइजेशन की इन्होंने हेडिंग दी है उसमें तो बेरे टोकन दे सकते हैं प्राइम के साथ, पोस्ट के नीचे, किसके नीचे? जो प्राइम के पोस्ट के नीचे जो प्राइम है उसके साथ ऑथराइजेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी आप उस पर नहीं जाएं, सेम वही वही मैं कह रहा हूँ, ये अभी हम जाएंगे, अभी हम हैप्पी फ्लो चला रहे हैं, ये वही इसके थ्रू भी कर सकते हैं, अभी हम हैप्पी फ्लो चला रहे हैं, ठीक है। ओके। ये चीज़ अभी समझ आ गई आपको? रिपीट कर दें, ठीक है, रिपीट कर दें। सर ये हमने क्या किया, साइट पे जाके क्या किया, ठीक है। साइट पे जाके ये किया कि भाई ये जो बियरर टोकन था ना, बियरर टोकन यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने इसको एक वेरिएबल में बना दिया, बियरर बुक पाइथन पोस्टमैन पे ना वेरिएबल भी चल जाते हैं, यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम अपना बुक पे टोकन रखा है, वो उठाएगा कहाँ से, इसकी वैल्यू कहाँ से लाएगा, ये राइट में दिया हुआ है एक, पता नहीं इसके ऊपर इन्वायरमेंट क्विक लुक, ये आपको बता रहा है वेरिएबल कौन कौन से पड़ गए, देखो बुक एपीआई टोकन, ये उसकी वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपका इन केस इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपायर हो जाता है, आप यहीं से एडिट करें और यहीं पे वैल्यू नई वाली डाल दें, तो इससे क्या होगा, सारी जितनी भी एपीआईज होंगी सब में जो है ये बुक एपीआई टोकन लिखा होगा,
वो चल जाएगा, तो आपको हर जगह जा जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया इसकी बर्थ। अब आप देख लें इनवैलिड और मिसिंग बुक आईडी। आप फिर से रॉ में आएँ और जेसन सेलेक्ट करें, और आपने जो इसको इनपुट पैरामीटर्स देने हैं, हम सर की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। आपने देना है बुक आईडी और कस्टमर नेम, दो जाएंगे इसके इनपुट पैरामीटर्स। ये पेलोड कह लो इसको या इनपुट पैरामीटर्स कह लो, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये क्लियर रखना है। ये पेलोड है जो हम भेजते हैं, ये रिक्वेस्ट पेलोड है। बुक आईडी 1, कस्टमर नेम जॉन। ये हम ऑर्डर कर रहे हैं कि यार इस बुक के अगेंस्ट इस कस्टमर ने ऑर्डर किया, ये हम ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया। अब हम गेट ऑल ऑर्डर्स की जो एपीआई चला रहे थे वो देखते हैं। अब देखो उसमें एक ऑर्डर आ गया, पहले एक भी नहीं आ रहा था, अब आ गया। बिल्कुल सही है जी। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब इस पोस्ट वाली को मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये इधर पोस्ट भी लिखा आ गया, ठीक है। अब बुक आईडी 1 की जगह मैं दूसरी बुक के लिए भी ऑर्डर करता हूँ, और ये जॉन के बजाय जेन से करवा लेते हैं। ये जेन भी कर रही है ऑर्डर। तो दिस बुक इज़ नॉट इन स्टॉक, ट्राई अगेन लेटर। बहुत ऑर्डर हो गए इस बुक के खिलाफ, 1 पे कर लेते हैं। 1 पे फिर ऑर्डर हो गया, 1 वाली कोई नहीं खरीद रहा, 1 फिर ऑर्डर लग गया। अब गेट ऑल ऑर्डर्स में देखते हैं, अभी एक ही ऑर्डर था, कितने होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे? 2 होंगे। 2 होंगे, क्योंकि ये 3 कॉल तो हमने करी लेकिन एक फेल हो गई थी, तो 2 होंगे। ठीक है जी, तो ये 2 आ रहे हैं ऑर्डर। तो ये हो गई हमारी गेट की कॉल और पोस्ट की कॉल। पोस्ट की कॉल का है जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगेन रिज्यूम हो गई। अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर्स आ गए 2। ये हमने गेट की पे देख ली और पोस्ट की पे देख ली। अब आगे देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर्स देख लिया हमने, गेट ऑल ऑर्डर्स देख लिया, गेट सिंगल ऑर्डर भी देख लेते हैं और पैच भी देख लेते हैं। सिंगल ऑर्डर कैसे होगा? अब ये 2 हैं, अब सिंपल सा इसको गेट ऑल ऑर्डर है ना, तो गेट इसकी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये आ गया गेट ऑल ऑर्डर्स कॉपी, इसको हम रीनेम कर लेते हैं गेट ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, और इसमें हम ऑर्डर्स करके गेट ऑल ऑर्डर्स की एपीआई में जाते हैं, और ये आईडी उठाएंगे। अब ये वाली, अब इसकी आईडी जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, ये लंबी वैल्यू भी हो सकती है। अब हम ये गेट करते हैं, देखें अब आपके पास एक ही रिजल्ट आ रहा है। सही है, तो ये हो गई गेट ऑर्डर बाय आईडी की एपीआई। अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये वाली भी हमने देख ली। पैच की अब देख लेते हैं। पैच क्या होता है? अपडेट होता है। करट 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 का ना याद रखें आप, करट क्या होता है? CRUT, करट, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये देखें, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। आपने अभी क्रिएट देख लिया और रीड देख लिया। रीड 2 किस्म के होते हैं, जैसे ऑर्डर्स में ऑल गेट ऑल ऑर्डर्स भी है और गेट ऑर्डर बाय आईडी भी है। तो क्रिएट भी एक ही होता है, वो पोस्ट की पे कॉल में होता है। अब अपडेट जो है वो पैच की पे कॉल में होगा। अपडेट और डिलीट अब हमने देखना है, ठीक है। गेट ऑर्डर बाय आईडी का मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, और इसको मैं करूँगा गेट ऑर्डर बाय आईडी को जगह मैं कर दूंगा पैच, पैच ऑर्डर। बाय आईडी करें ना करें, वो बाय आईडी ही होता है। इसको मैंने करना पड़ेगा पैच। यूआरएल में मेरे आईडी ऐसी की ऐसी रहेगी, और मुझे बॉडी भेजनी पड़ेगी। जो मुझे अपडेट कराना है वो मुझे देना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं क्या कह रहे हैं, मुझे कस्टमर नेम को पैच करवाना है, उस कस्टमर नेम ही अभी मैं पैच कर सकता हूँ। तो पहले का जो है मेरा कस्टमर नेम, अभी देख लेते हैं क्या है इसका। गेट ऑर्डर बाय आईडी का कस्टमर नेम देखें क्या आ रहा है, जॉन। अब हम इसे पैच ऑर्डर करते हैं, और इसका हम नाम कर देते हैं सीना। सही है, तो ये पैच का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन 204 नो कंटेंट, तो फेल नहीं हुई है, सक्सेस हो गई है। इसको हम गेट ऑर्डर बाय आईडी करके देखते हैं। देखें जॉन सीना आ गया। सही है, तो ये हमारा नेम इसका हो गया अपडेट, तो ये हो गया पैच। ठीक है, दोबारा इसे जॉन करते हैं हम, ये सक्सेस हो गया। दोबारा इसे चलाएं, दोबारा से जॉन हो गया। ये देखा आपने, ये पैच हो रहा है, ये पैच अपडेट होता है, एक ही बात होती है।
ये आपने देख लिया पैच की आईडी, और गेट ऑल ऑर्डर्स कर लें। यहाँ पे ये जॉन था, ये जॉन ही रहेगा। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। 2 ऑर्डर्स आपके पास पड़े हुए हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? पैच से हम क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, अहमद का क्वेश्चन है, देखें। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें आईडी में नहीं अपडेट कर सकते, क्योंकि वो आईडी एक फॉरेन की है। फॉरेन की जो है ना, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो ये डेटाबेस से रिलेटेड है। ये रिलेशनशिप लगी हुई है एक, असल में रिलेशनशिप समझ लें कि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट है ना, वो स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो वो अब नहीं चेंज करनी चाहिए, हमें अलाउ करना चाहिए। वो देखें डिपेंड करता है आपने बनाया कैसे, आप अलाउ करते हैं कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो अलाउ नहीं होती है। पैच और पुट में क्या डिफरेंस है? पैच और पुट में क्या डिफरेंस है भाई, देखें। ज़्यादातर लोग बोलेंगे पुट भी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ पैच यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक डिलीट यूज़ कर रहे होते हैं। पुट जो होता है, पैच एक होता है कि समझ लें कि आपने ना किसी चीज़ को पैबंद लगाया, यानी कि उसमें से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस किया। अगर 10 उसमें वैल्यूज़ हैं, तो खाली कस्टमर नेम ही था, उसमें कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, काफ़ी सारी चीज़ हो सकती थी। तो अगर आपने एक आध चीज़ अपडेट करनी है तो आप पैच यूज़ करेंगे। अगर आपने पूरी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, रिप्लेस करना है, यानी कि नेम एड्रेस सब चीज़ें हट जाएँ और नई वाली वैल्यूज़ आ जाएँ, तो वो आप यूज़ करेंगे पुट की कॉल। सही है। तो वो एक और यहाँ पे एक और मज़े की बात है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं कि गेट करने से गेट होगा और पुट करने से पुट होगा, डिलीट करने से डिलीट होगा। मज़े की बात ये है कि मैं गेट करने से डिलीट कर सकता हूँ वैल्यूज़, मेरे हाथ में। ये बैकएंड वाले के हाथ में, किसके हाथ में? बैकएंड वाले के हाथ में। कि गेट की कॉल है, मैं पीछे से डिलीट कर रहा हूँ, सही है, मेरी मर्जी। तो डिलीट की कॉल है, मैं उसको रिजल्ट में डेटा भेज दूँ, मैं डिलीट करूँ ही नहीं, मेरी मर्जी। समझ में आया आपको? तो ये बैकएंड वाले के हाथ में है। तो ये सब क्या है, ये सब बाय कन्वेंशन है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग है। पोस्ट जो हो रही है, मैं पोस्ट पे पोस्ट नहीं करूँ, मैं पोस्ट पे भी रिटर्न कर दूँ डेटा, बोलूँ कि मैं तो नहीं कर रहा, या मैं कर दूँ और या जो है मैं अपडेट भी कर दूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता हूँ। तो इन पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि खाली पोस्ट की एपीआई, पोस्ट की कॉल रखेंगे, सारी एपीआई बना देंगे, गेट की भी, पोस्ट की भी, डिलीट की भी, क्योंकि वो बैकएंड वाले के हाथ में है कि वो उनसे क्या करेगा। ये समझ में, जब आप बैकएंड बनाएंगे ना, तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो अभी बस ये कन्वेंशन है, बस ये मतलब अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि यार हम गेट पे गेट का काम करेंगे, हम पुट पे पुट का काम करेंगे, और पोस्ट पे पोस्ट का काम करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि ऊपर से ही है? क्योंकि देखें, आप लोगों ने मेरे कुछ लेक्चर लिए, कुछ लोगों ने आपने क्लास में लिए, कुछ औरों के भी लिए। तो मैं क्विकली जा रहा हूँ ताकि टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आई होप कि मैं इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं कर रहा। समझ आ रही है आपको? मुझे बता दें अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ, तो बता दिएगा मुझे। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो अब ये डिलीट हो गया। अब मैं कैसे चेक करना है, देखें पहले 2 ऑर्डर पड़े हुए थे, मैंने इसकी आईडी रख के डिलीट किया था। मैं गेट करता हूँ, देखें वो चली गई, वो नीचे वाली आईडी आ रही है। सही है। अब इसको भी मैं डिलीट अगर कर दिया मैंने, तो मेरे पास गेट ऑल ऑर्डर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पहले तो मैं इसको सेव मारता हूँ, यहाँ पे गेट की जगह डिलीट आ जाए, डेल लिखा आ गया, सेव हो गया। अब ये आईडी में अपडेट कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, इसे सक्सेस हो गया। अब गेट ऑल ऑर्डर करता हूँ, अब ये एम्प्टी एरे आ रही है। ऑल क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बम्बू हो गया सर, वाह वाह वाह। सर हाउ इज इट रेस्ट एपीआई? जब तक ऑर्डर हर दफ़ा चेंज हो रहा होगा, जबकि ऑर्डर हर दफ़ा चेंज हो रहा होगा, तो रेस्ट क्यों कहना चाह रहे हैं आप? कि सुकून से आराम से बैठी होगी। यार मैं आप लोगों को ना रेस्ट एपीआई बनाने से पहले, ये रेस्ट एपीआई होती है, मैंने आपको रेस्ट की डेफिनेशन ही नहीं बताई। मेरा तो मानना ये है कि ना ही सुने रेस्ट की डेफिनेशन, स्टेटलेस पता नहीं क्या क्या और वो है, वो चीज़ें वो छोड़ दें। अभी आप देखें ये रेस्ट एपीआई है भैया, सही है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप नो सर प्रैक्टिस से क्लियर होगा, हाँ सही है बिल्कुल। तो अभी आप छोड़ दें रेस्ट जो है ना, स्टेटलेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या मतलब, प्रोटोकॉल और स्टेटलेस का क्या मतलब है, वो समझाने में जो है, वो अभी आप छोड़ें, जब टाइम आएगा तो आपको बताएंगे। अभी आप समझें ये एपीआई है, सही है ना? तो उसमें नहीं पड़े झंझट में। देखिए मैंने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी कि रेस्ट को छोड़ दें भैया, रेस्ट को समझने में भी छोड़ दें। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हम आते हैं, हमने कलेक्शन देख लिया, कॉलिंग एपीआई इन पोस्टमैन,
env वेरिएबल इन्वायरमेंट बनाना देख लिया आपने। कॉलिंग एपीआईज इन नेक्स्ट जेएस अब देख लेते हैं। अब ये तो आपने एपीआईज तो बना ली, अब हम देखेंगे कि आप नेक्स्ट जेएस में कैसे बनाते हैं एपीआईज। सही है। नहीं यार, इसको मैं फोल्डर ओपन कर लूँ एक। तो ये यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest करेंगे हम। सही है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट नेम, डॉट कर देता हूँ मैं, इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम, ./इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम। अगर मुझे प्रोजेक्ट नई रेपो क्रिएट नहीं करनी, चलो वही हो गया। अच्छा, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, इसको यस रहने दें, स्प्रिंट को यस रहने दें। टेलविंड का भी ऑप्शन आ चुका है माशाल्लाह से। सर ने बताया था कि पहले नहीं था, अभी अभी आया है, तो देख लें हम लोग। सर ने पहले टेलविंड सिखाना शुरू कर दी थी हमें, और नेक्स्ट जेएस ने बाय डिफॉल्ट कर दिया है टेलविंड का ऑप्शन, सजेशन में डाल दिया। ऐसी डायरेक्टरी चाहिए हमें, नो रहने दें। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ऐप चाहिए, इसको हमें येस करना पड़ेगा। ठीक है। और इंपोर्ट एलियास को ये रहने दें, एंटर कर दें, बस सिंपल है सर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, ये चीजें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती हैं, ये जो यस यस पूछ रहे हैं हमें? जी जी जी, इंस्टॉल हो जाएंगी और कनेक्ट हो जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। ओके। हो गया जी। अच्छा, अब इसमें यार एक डायरेक्टरी के अंदर घुस गया ये, तो आपने अब ये ध्यान रखना है। देखें, ये माई ऐप के अंदर ना cd करके आपको जाना पड़ेगा। सही है। अब npm रन डेव आप कर सकते हैं, फिर बस एक मिनिमल नेक्स्ट की एप्लीकेशन चल जाएगी। और वो नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इसको छोड़ दें, मेरे पास जो है ना नोट का वर्जन ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। आपके पास यार नहीं आएगा इन दो, मैं नोट का वर्जन 14 पे चला रहा था, तो मैं वापस 18 पे आ गया हूँ। तो अब मैं npm रन डेव करता हूँ, तो मेरे पास सर्वर चल गया है। ठीक है, तो आपके पास इशू नहीं आएगा। टेलविन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, अहमद तो इतना खुशी से पागल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो टेलविन के जो स्टेप आपने इतनी मुश्किलों से सीखे थे ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, अब वो ज़रूरत नहीं है, वो सेटअप जो है ना वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं भाई, एपीआई अगर कॉल करनी है। साजिद कह रहे हैं आप पुराने वर्जन को यूज़ करते हैं नोट के, नहीं वो डिपेंड करता है ना, प्रोजेक्ट आते हैं अगर, तो पुराना वर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं, पुराने वर्जन में जाना पड़ता है। अभी भी आप जब एक्चुअल में जाएंगे, लाइफ में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में जाएंगे अब, तो आप देखेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कोई नहीं कर रहा होता, एक आध वर्जन पीछे चलते हैं हम। ठीक है ना। खैर वो बात की बात है, आगे चलें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, देखिए मेरे साथ एक इशू ये आ रहा है, मैं इसे कंफर्म करना चाह रहा था। तो ये कि जब आवाज़ मैंने स्लो है आपकी, बोलें। जी जी बोलें। हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ इशू ये आ रहा है कि जब ये मैंने नेक्स्ट.js और रिएक्ट को अपडेट किया है, तो उसके बाद से हो ये रहा है कि जब यूज क्लाइंट लिखते हैं तो उस पर एरर आ जाता है। सही और है। ये कोई ये है भी नोन एरर। मैंने इसको काफ़ी सर्च किया, बड़ी सर्च के बाद जाके मुझे कहीं पे मिला है, और ये कह रहे हैं कि ये नोन एरर है। तो मैं कंफर्म करना चाहता कि आपके पास भी आ रहा है या सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है? ये अभी जो मैंने किया है प्रोजेक्ट, इसमें आप कह रहे हो कि यूज के लाइन नहीं चल रहा?
मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट मतलब उसको आपके करें, सामने npx किया ना, करके नया प्रोजेक्ट बनाएं और वो आप उसको चलाएं, वो चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप यूज आपके क्लाइंट लिखते हैं सामने उस पे अभी मैंने नया प्रोजेक्ट ओपन किया है, इसमें हम जी आपका सैरियो रन करके देख लेते हैं, सही है? जी प्लीज, थैंक यू। चले 1 मिनट दिएगा, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। चले भैया बैक। अच्छा, अब हमने ये प्रोजेक्ट रन किया है अपना, ये हमारे पास आ रहा है। इसमें हम आ जाते हैं page.tsx में, इसमें से हम सारा मेन हटा देते हैं। अगर मैं खाली h1 लिख देता हूँ तो ये ASDF लिखा आ गया। और globals.scss में से ये टेलविन की देखें, वो 3 चीज़ें पहले से लिखी हुई आ रही हैं जो हम लिखा करते थे, वो अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग है हम ये हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, वो जो लाइनें शाइनें बनी थी वो सारी चली गई, स्टाइलिंग, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने करना ये है कि API कंज्यूम करनी है। एक API और है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हुक API के अलावा एक और है हमारे पास जो कि है रैंडम कोड की API, ठीक है। तो वो API का URL हम चीटिंग करेंगे, यहाँ से लेकर आएंगे। वो ये है URL। पहले तो मैं इस URL को आपको यूज़र इस पर चला के दिखाता हूँ, क्रोम पे। तो ये आ गया रिस्पॉन्स, ये आ गया आपका कंटेंट। ये है असल में जो कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये है आपकी कोड, रैंडम कोड। मैं इसे रिलोड करूँगा, कंटेंट पे अपनी नज़र रखनी है। ये रिलोड हुआ, कोड अंदर की चेंज हो गई, फिर रिलोड हुआ, फिर ये कोड अंदर की चेंज हो गई। ये टैग्स डला हुआ है टेक्नोलॉजी, इसके टैग्स देखें, इसमें टेक्नोलॉजी का टैग आ रहा है, सही है ना। इसमें मल्टीपल टैग है लेकिन टेक्नोलॉजी का टैग जरूर है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का एक ही टैग है, चले इसमें भी एक ही टैग है। इसमें 2 टैग्स हैं, फेमस कोड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या हो रहा है कि इससे आपको क्या पता चला कि रैंडम टैग, इसमें जो ये अगर टैग्स मैं हटा दूं तो ये फिल्टर मैंने लगाया है जिसका टैग्स जो है ना टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब देखें, अब टेक्नोलॉजी से हट के यार किसी चीज़ के बारे में आएगी, फेमस कोड्स पे आ रही है, चिपक ही गया फेमस कोड्स पे फ्रेंडशिप पे भी आ रही है कोड, ठीक है। फेमस कोड्स फिर से आ गई, फिर चेंज और विजडम पे आ गई, 2 टैग्स हो गए। तो ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, हम दे सकते हैं। और ये रैंडम कोड जनरेटर है, ये रैंडम कोड हमें जनरेट करके दे रहा है, सही है ना। ये इस फॉर्म में दे रहा है। क्या इसको मैं अभी अपने पास पोस्टमैन पे चलाऊं, क्या पोस्टमैन पे भी ये चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल एज इट इज, सही है ना। जो वहाँ पे चल गई, यहाँ पे चल गई, यहाँ पे चल गई, वहाँ पे चल गई, एक ही बात है, सही है। तो अब ये आ गई आपके वाली भी। अब आपने इसमें क्या करना है कि अब आपने जो है इसको क्रोम उसमें नेक्स्ट जेएस में कंज्यूम करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस में कंज्यूम करने का क्या तरीका है, आप आ जाएंगे अपने कोड में, आपने यहाँ पे एक फंक्शन ले लेना है, ठीक है। और अब ये जो फंक्शन है आपका, इसके साथ आप एसिंक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अवेट लगाना है। अगर अंदर पोस्ट कोड इज इक्वल टू अवेट गेट कोड, ये मैंने सब क्यों किया भाई, क्योंकि जो गेट कोड है, ये फंक्शन है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये एसिंक फंक्शन बनाया है हमने, तो हमें अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे console.log कोड, और जो मेरी कोड आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, POD, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं कोड को कॉल करूँगा, और ये क्या है भाई, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, फंक्शन के साथ एसिंग लिख दिया और अंदर अवेट लिख दिया। ये ऐसे ही है, क्योंकि अगर मुझे जब API कॉल करनी होती है, अब API का कॉल आ जाती है, तो आप अपने कंपोनेंट को बना दोगे एसिंग कंपोनेंट, अंदर जाके आप अवेट यूज़ कर सको, क्योंकि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है, वो अवेट करेगा कि भाई कैट कोड चल जाए। रिजल्ट जब आ जाएगा कोड के अंदर, अवेट का मतलब वो वेट करता रहेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाए। एसिंग अवेट अगर आपने जावास्क्रिप्ट में मेरे साथ किया था, तो आपको पता है कि वो यहाँ कोड अब रुक जाएगा जब तक इसका हल ना आ जाए, इसका जवाब ना आ जाए। एक प्रॉमिस होगा, उसमें उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप कोड को कंसोल लॉग कर लें और रिटर्न जो है वो चल जाएगा। तो ये बेसिकली होम जो है रुक जाएगा, होम का रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब तक कोड का वो अवेट हुआ हुआ। इस पर जब इसका रिस्पॉन्ड आ जाएगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब इसके अंदर जनाब क्या चल रहा है, API
फैच के थ्रू। एपीआई जो है फैच जो है वो हमेशा यहाँ पर क्या होती हैं, प्रॉमिस रिटर्न करती हैं, ठीक है। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फैच, ठीक है। और आपने कर देना है जी रिटर्न रिस्क डॉट जेसन। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास अ फ्रेंड इज समवन हु गिव्स यू। अब जो कंसोल डॉट लॉग लिखा था मैंने, वो कंसोल डॉट लॉग मेरे पास ब्राउजर पर आएगा। ये मैं ब्राउजर पर आ जाता हूँ, ये मेरे पास लोकल होस्ट 3000 चल रहा है। इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, ट्वीट करता हूँ, रीलोड करता हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं आया। फिर रीलोड करता हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं आया। वो क्या रहा है कि वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें अ फ्रेंड इज समवन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो अब हुआ क्या कि दो टॉपिक्स यहाँ पे हमारे ना मर्ज होते हैं इस चीज में। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक तो मैंने अवेट फैच लगाया, ये बात भी समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। फिर रिस्क डॉट जेसन लगा दिया, ये क्यों ठूसा मैंने, देखें भाई होता ये है कि अब जब भी फैच यूज करेंगे, एक तो दो तीन चीजें याद रख ली, ये तो सिंटैक्स हो जाएगा, एक बार आप यूज कर लेंगे ना एपीआई कॉल करेंगे, यही तरीका है कि आप एक अलग फंक्शन में लगाएंगे, अलग फंक्शन को कॉल करेंगे वेट के साथ, उस फंक्शन में फैच के साथ यूआरएल अपना दे देंगे, उसको अवेट करेंगे और रिस्पॉन्स जो आएगा उसको डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को आपने रिटर्न करना है, क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, अवेट लगाया हुआ रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, उसको हमने लगाया। क्योंकि ये जो हमें बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स आना है वो जेसन में आना है। अब देखें, ये जो चीज लिखी थी यहाँ जेसन, ये वो चीज है, इसको मैं टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, सही है। तो ये हो गया टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा तो वो इस तरीके से आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग कोड डॉट कॉन्टेंट अगर करता हूँ, तो अब देखें खाली कोड लिखी हुई आई, सिर्फ उसका कंटेंट लिखा हुआ है डॉट करके। और अगर मैंने यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न कर दिया होता, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डॉट शॉर्ट नहीं कर सकता, अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब ये देखें, ये इसको एरर भी आना शुरू हो गए, तो इसको मैं खैर जेसन कर देता हूँ, सही है। अब देखें फ्रेंड इज समवन हु गिव्स यू, अब समझ में आया डॉट जेसन क्यों डला हुआ होता है कि नहीं समझ में आया? ये समझ लें, हम हर बार एपीआई जब फैच लगाएंगे उसके बाद आपने लिखना ही होता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादातर जेसन की लैंग्वेज में होती है, वो इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में खुद ही। आप उसको जो है डॉट डॉट करके डॉट मिशन यूज करके यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोड डॉट कॉन्टेंट लिख देता हूँ। एक मसला है यार, सब चीज़ें ठीक है, अब आपको एपीआई कॉल करना आ गई, किसी को कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गई? ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब सर्वर, मसला ये है कि ये हर बार मेरी कोड सेम क्यों है, ठीक है, ये हर बार मेरी कोड सेम क्यों है, कौन बताएगा? ये देखें फिर से दूसरी बार प्रिंट हुआ लेकिन सेम ही प्रिंट हुई, एक और बार किया फिर सेम प्रिंट हुई। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी स्टेटिक्स में क्या, चल रहा है ना, डायनेमिक करने, अभी डायनेमिक करने हमें नहीं इसलिए तब हम नहीं तब नहीं, मिलेगा। ये सर्वर पे है ना, जो एक ही दफा रिक्वेस्ट करेगा और उसे सेव कर लेगा डाटा को, और फिर बार बार वही दिखाता जाएगा। बिल्कुल। अब मैंने इसकी कैशिंग को फॉल्स, वो कैश कर रहा है डेटा को, उसने रिस्पॉन्स को कैश कर लिया है। अब देखें, अब इधर आ जाए, क्या लिखा है, नो गार्डन इज विदाउट इट्स वीड्स, डोंट क्राई बिकॉज इट इज ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड, ठीक है ना, कोड भी अच्छी आ रही है। फिर ये देखें, अब रिलोड, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो सर की रिपो में लिखा हुआ भी है, मगर आगे चलते हैं, कैशिंग वाली बात हो रही है ये, सॉरी। पैचिंग इसमें है, ये देख लें, जीरो इससे अगला ही टॉपिक है। ये जो है ना, ये डिफॉल्ट है फोर्स कैश, ये मैं लिखूं या नहीं लिखूं वो कैश कर लेता है। वो बोलता है अगर इस एपीआई पे कॉल जा रही है ना जो इधर लिखी हुई है, उसका रिस्पॉन्स कर लो कैश, और ताकि मैं दोबारा सर्वर दोबारा कॉल नहीं करे नेक्स्ट जेएस, वो वही रिस्पॉन्स को रिटर्न करे जा रहा था, फ्रेंड इज समवन, फ्रेंड इज समवन, फ्रेंड इज समवन। तो अब अगर मैं फोर्स कैश कर दूं, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अब देखें फोर्स कैश, अब ये किस पे अटका हुआ है, नेचर इज अ म्यूटेबल। अब मैं दोबारा रिलोड करता रहूंगा तो वो नेचर इस पे अटका रहेगा, नेचर इज अ म्यूटेबल। रिलोड करता हूँ, रिलोड करता हूँ, रिलोड करता हूँ, वही रिस्पॉन्स आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये फोर्स कैशे ये है, और मैं नो कैशे कर देता हूँ, भाई कैशे नहीं कर भाई, चलता रहे, तो अब वो हर बार नया रिटर्न कर रहा है। फिर रिलोड करूंगा, फिर नया। कैशे का मतलब क्या है, कैशे क्या होती है? कैशे तो यार आपने अक्सर सुना होगा ना, क्रोम में जो है ना, कैशे डिलीट कर दे भाई तेरा क्रोम स्लो हो रहा है,
तो क्रोम कुछ अपनी मेमोरी बना लेता है, मेमोरी में स्टोर कर लेता है। कैशे क्या है? एक मेमोरी है, कुछ याद कर लिया उसने, नेक्स्ट.जेएस ने याद करके रख लिया, भूला नहीं कि इस एपीआई का क्या रिस्पॉन्स है। बिल्कुल जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ यही मतलब होता है कैश का, ये इसकी याददाश्त उसकी मेमोरी में बन जाता है कि अब मैंने नहीं भूलना, इस एपीआई पे कॉल जाएगी तो मुझे वही रिटर्न करना है। तो मैंने बोल दिया नो कैश, भाई भूल जा, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट.जेएस भूल जाता है। डिपेंड करता है कि आपने याद रखवाना है कि भुलवाना है। सही है, तो वो भूल रहा है। अब एक और मजे की चीज है, ये समझ लें आपके दोस्त हैं, एक बोल रहा है कि भाई तू भूल जा, एक बोल रहा है यार कि नहीं भूल, एक और है, तीसरा किस्म का दोस्त भी है। वो कौन है? एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए याद रख ले, फिर भूल जाइयो, थोड़ी देर बाद भूल जाइयो। सही है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये तीसरा वाला केस है। तीसरा वाला केस देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब आपने बताना है क्या हो रहा है। इस केस में हम देते हैं जी 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 जी, इसको आप कमेंट कर दें, आप आए यहाँ पे लिखें नेक्स्ट, अंदर ऑब्जेक्ट बनाए और रीवैलिडेट, और 10 सेकंड का टाइम देते हैं उसे। सही है, अब हम यहाँ पे आते हैं, 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड कर लेते हैं। अब मैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। अभी तक नीटनेस बिगेट्स आ रहा है, एक 5 तक सेकंड तक गिने, अच्छा 5 सेकंड हो गए, अब 5 सेकंड तक गिने। मैं रिलोड कर रहा हूँ, वही रिस्पॉन्ड आया, फिर रिलोड कर रहा हूँ, चेंज हो गया, अब क्योंकि 5 सेकंड पूरे हो गए। अगर मैं इसे 10 सेकंड कर दूँ तो आपको थोड़ा वाज़ेह फर्क आएगा। वॉट वरीज यू मास्टर्स यू, ये मैंने फिर से रिलोड कर दिया, चेंज नहीं हुई, अब चेंज हो गई। फिर से रिलोड करा, चेंज नहीं हुई, 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 फिर से रिलोड करा, चेंज हो गई, क्योंकि 10 सेकंड हो गए। समझ में आया अब आपको? अब रिलोड कर रहा हूँ नहीं चेंज हो रही, अब रिलोड कर रहा हूँ नहीं चेंज हो रही है, अपलोड कर रहा हूँ नहीं, ये कह रहा है 10-10 सेकंड के लिए ये अपनी जो है ना एक रखता है, फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद फिर कोई और सी आ जाती है। समझ में आ गई आपको बात? तो रीवैलिडेट क्या है, अब कैशिंग का मतलब समझ में आया आपको, कि या तो आप फोर्स कैशे, या तो हमेशा के लिए एक ही, या नो कैशे, यानी कि आपने याद ही नहीं रखना। ठीक है ना, हमेशा के लिए याद कर लो या बिल्कुल भी याद ना रखो, ये बीच की चीज़ है कि 10 सेकंड के लिए याद रख फिर भूल जाओ, फिर 10 सेकंड के लिए याद रखो फिर भूल जाओ। जितना भी हम इसको यहाँ पे टाइम देंगे, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, यहाँ पे हम नंबर देंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, तो ये हमने आपका पार्ट कवर कर लिया। अब आप इसको सेम चीज़ को चलाएंगे अपने पास कोड में, तो आपने फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे भी चलते हैं। अच्छा, मसला ये हुआ है कि मैंने आप लोगों को ये टॉपिक्स कवर कराने हैं ना। अच्छा, एसिंग अवेट से करवा दिया मैंने आपको, दैन और कैच से भी करवाना है। अच्छा, अब इनका मसला भी देख लेते हैं कि ये यूज क्लाइंट पे इनको नहीं चल रहा, इसको हम यूज क्लाइंट कर लेते हैं, यूज क्लाइंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या हुआ, मेरी ऐप फट गई? नहीं फटी। मैं यहाँ आया, रीलोड किया, अब ये देखें मेरे पास जो ये कोड है ये यहाँ लिखी हुई आ रही है। बस 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 बस, रुक जाओ, कोड तो ये तो चली ही जा रही है, रुक जाए। खैर, ये एपीआई पे एपीआई कॉल है, हिट मारे जा रहा है, बाहर धड़ाधड़ कॉल्स मारे जा रहा है, तो इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ये आई एम नॉट श्योर कि क्या मसला हुआ है ये। तो खैर, यूज क्लाइंट हमारा चल रहा है, ऐप क्रैश नहीं हो रही, आप कोई और मिस्टेक कर रहे हैं, और हमारा जो कंसोल लॉग है वो यहाँ से उठकर वो यहाँ से उठकर हमारे ब्राउजर पे चलने लग गया है। सही है ना, यूज क्लाइंट से जो एपीआई कॉल चल रही है, ये अब आपने देख लिया, यूज क्लाइंट लगाएंगे तो एपीआई कॉल आपकी चलेगी ब्राउजर में, यूज क्लाइंट नहीं लगाएंगे सर्वर साइड कंपोनेंट बनेगा, ये कहलाएगा एपीआई कॉल कहाँ चलेगी, सर्वर पे, कंसोल डॉट लॉग क्योंकि यहाँ दिखा रहा था। अब आपको यहाँ पे फर्क समझ में आ गया होगा कि सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट में क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि वो एपीआई कॉल कहाँ चल रही है, उसकी एचटीएमएल कहाँ जनरेट होनी है, ये रिटर्न कहाँ होना है। तो समझ में आया है आपको ये बात? ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि इसकी कंसोल डॉट लॉग जो था ना वो यहीं चल रहा था, और फिर जो भी रिजल्ट आता था रिटर्न वो H1 के अंदर लिख के वो क्रोम पे डायरेक्ट भेजता था, हमें पता ही नहीं चलता था कि यार वो कॉल जा रही है। सही है, और अगर मैंने उसको यूज क्लाइंट कर दिया, मैंने बोला भाई तू ऐसे का ऐसे भेज दे, ये उसको बोल देना भाई तू ये कॉल कर लियो, यूआरएल उसको दे दे, तो ब्राउजर आता था उस यूआरएल पे कॉल कर रहा है, और वो कंसोल लॉग जो है ना हमें यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो ये सीन है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं।
काइंडली जरा यूज क्लाइंट करके दोबारा बता दीजिएगा प्लीज। यूज क्लाइंट ये लो ना, ये यूज क्लाइंट कर दो, ये एपीआई आ गई आपकी, रिलोड करते रहो। सही है, ये एपीआई आ रही है, फिर वही सेम रिजल्ट आ रहा है, और ये कंसोल लॉग पे आपके ना यहाँ लॉग कर रहा है। आई नॉट श्योर इट इज कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो रही है इसको, हमें ये जो ना एपीआई कॉल बार बार कर रहा है। अच्छा तो वैस भाई, क्लाइंट साइड पे तो इसे दोबारा एपीआई को कॉल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यार नेक्स्ट जेएस का कोई फीचर है जो हम मिस कर रहे हैं, कि ये जो है ना रिकर्सिवली इसको कॉल कर रहा है। एसिंग हमने बनाया हुआ है प्रोबेबली इस वजह से, तो ये सीन है। लेकिन अच्छा चले यूज क्लाइंट में करते हैं। अब हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। ये मैंने यूज क्लाइंट कर दिया। अब एपीआई कॉल अगर हमें करनी है क्लाइंट कंपोनेंट में, तो हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यूज इफेक्ट कैसे यूज होगा, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, वो मैं आप लोगों ने करे में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्ट का टच है, क्योंकि देखें ये कोई चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब एक लूप में ही कनेक्टेड होती हैं, सही है ना। जब आप यूज कर रहे होगे तो एक चीज उसकी उठाओगे, एक चीज उसकी उठाओगे। तो यहाँ पे मुझे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मसला तो नहीं है। जी जी, करवा दें, रिपीट हो जाएगा। सही है, एक सेकेंड मेरा लैपटॉप चार्ज पे लगाऊं। सर यूज क्लाइंट कौन क्वेश्चन है, उसमें कौन सी फाइल के साथ यूज करते हैं? छुट्टी कब होगी ये क्वेश्चन भी आया है, बड़ा जबरदस्त। छुट्टी कब होगी, ये भी अच्छा सवाल है। अब ये एक बैल बजेगी ना तब छुट्टी होगी, उससे पहले छुट्टी नहीं होगी भाई, सही है और अहमद कह रहे हैं क्लाइंट कौन सी फाइल के साथ, किसी भी फाइल के साथ आप लिख सकते हो, वो भी थोड़ा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है अभी। अभी तो बेसिकली आप एपीआई कॉल करना सीखें, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हो कि इसका एक सिंपल सा ये भी रूल हो सकता है कि जिसमें यूजर इंटरेक्शन होना हो, उस वो हम क्लाइंट साइड पे करेंगे, और जिसमें यूजर का कोई इंटरेक्शन वगैरह ना हो वो सर्वर साइड पे कर। बिल्कुल बिल्कुल, जब इंटरेक्शन आती है ना, इंटरेक्शन आप वर्ड तो बोल के आप निकल गए साइड में, इंटरेक्शन बताएं क्या होती है, तो इसकी क्या मतलब कि मतलब। जैसे कोई फॉर्म हो गया, या कोई क्लिक करवाना है यूजर से, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, इस तरह। क्यों ऑन क्लिक में क्यों मसला है, हम क्यों नहीं कर सकते वैसे सर्वर तो में? और ये इस तरह के जो इवेंट्स वगैरह हैं, ये क्लाइंट साइड पे होते हैं ना सर? होते हैं तो क्यों, क्यों क्यों स्पेसिफिक रीजन क्या है? स्पेसिफिक सर, क्यों सर्वर नहीं साइड पे कर इससे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सर ब्राउजर में अभी इतने क्यों का स्पेसिफिक जवाब तो नहीं है। क्या? सर ये इवेंट्स वगैरह ब्राउजर में होते हैं ना, क्लाइंट साइड पे। हाँ हाँ हाँ, सही है। अच्छा अब देखो, अब इवेंट्स जो होते हैं ऑन ब्राउजर में होते हैं, ऑन क्लिक वगैरह, बिल्कुल ठीक है। जैसे इन्हें डोम इवेंट्स भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉम इवेंट है, ये डॉम होगी तो डॉम के साथ आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्प, और आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्प डॉट जेसन। मैं इसको बगैर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के करना चाह रहा हूँ, एंड लेट मी सी इफ आई कैन यूज इट लाइक इट। सही है, मैं ये रिटर्न कर देता हूँ, और अब देखते हैं। तो ये मेरे पास कोड आ रही है और हर बार चेंज हो रही है, ठीक है। खैर ये मेरे पास बार बार चल रहा है क्योंकि कंपोनेंट, मैं यहाँ पे इसको एसिंग खत्म करता हूँ, मैं इसको यूज स्टेट और यूज इफेक्ट से ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे खाली हेलो वर्ल्ड लिखते हैं।
यहाँ पे खाली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और बल्कि आप लोग मुझसे वो मांगेंगे ना, कोड, तो मैं इसको अभी एसिंग अवेट वाला रख के इसका एक सर्वर साइड बना के ही इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्वर साइड आ गया। अब मैं आपको क्लाइंट साइड बना लेता हूँ एक अलग। इसके लिए मैं आपका क्लाइंट साइड भी रख लेता हूँ और देन कैच एग्जाम्पल में आप बना लेता हूँ आपके लिए पेज डॉट ESX। इसके लिए मैंने आपको सेम ये कॉपी किया, सेम ये पेस्ट किया, यहाँ पे भी ये सही चल रहा है, स्लैश देन कैच में भी ये सही वैसे ही चल रहा है, सेम रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट, इसको कमेंट और इसको कमेंट कर दो, हेलो वर्ल्ड कर दो, और आपके पास अब यहाँ पे देन कैच में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक, इसको आप एसिंग से हटा दो, तो क्या वेट का कोई काम नहीं है, तो एसिंग भी हटा सकते हो अगर वेट यूज़ नहीं करना, तो एसिंग लिखने का तो कोई तुक नहीं है, सही है। ये डिलीट कर दो या रख लो, फिर मुझे यहाँ से भी फैच की कॉल चाहिए। यहाँ पे मैं एक हुक होता है यूज़ इफेक्ट का, यूज़ इफेक्ट स्निपेट छोड़ दो इसे, यूज़ इफेक्ट यूज़ करो, यूज़ इफेक्ट डाला, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, नहीं होता तो ये आपको ये करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। जब आप एक ब्रैकेट लोगे, एक फंक्शन होता है और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, समझ में आया। पहले ये एक सेल्फ फंक्शन को कॉल करना है आपने, जैसे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसके अंदर एक आपने एरो फंक्शन डिफाइन करना है। ये भी उस, ये ऐसे डिफाइन हो गया एरो फंक्शन, वरना नॉर्मल फंक्शन एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना है। अगर आपने मेरी क्लास की भी प्लेलिस्ट देखी हुई थी फंक्शन वाली, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि एनोनिमस फंक्शन डिफाइन हो गया, दोनों तरीके हैं। मैं जाऊँगा एरो फंक्शन के प्रेफर करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे ये API कॉल। अब हम देख रहे हैं देन और कैच से कैसे API कॉल होती है, एसिंग अवेट और देन और कैच। ये अब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा, ये बिल्कुल वही है जो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ। कहाँ, मैं पहले अपने उसमें लेक्चर्स में करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी मुझे इसके एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फैच URL आ गया, ये डॉट देन में कर दूंगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये मैं कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा रिटर्न रिस्क डॉट जेसन, और फिर देन में ले लूंगा मैं इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ से रिटर्न होता है वो अगले दिन में घुस जाता है, ठीक है ना। जो यहाँ से रेजोल्यूशन घुसा तो वो अगले दिन में आ जाएगा और इस रिस्क के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस। अब देखें, अब ये क्या बोल रहा है कि यूज इफेक्ट जो है कहाँ यूज हो सकता है, सिर्फ यूज क्लाइंट में, क्लाइंट कंपोनेंट में। तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। अब देखें ये हेलो वर्ल्ड आ गया और ये मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ गया, सही है। और अगर ये कहाँ से आया है रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने यहाँ कंसोल और लॉग में यूज इफेक्ट में लिखा था वन टाइम खाली, तो ये खाली वन टाइम चल रहा है, ठीक है ना। यूज इफेक्ट जो है वो वन टाइम चलता है क्योंकि क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, और यूज इफेक्ट ने वन टाइम चलना होता है क्योंकि इसकी मैं आखिरी में एक एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी एरे बताता हूँ। ये अभी यूज इफेक्ट क्या है, जब रिएक्ट का करेंगे तो मैं बता दूंगा डिटेल में। अभी ये समझ लें, आप जो चीज़ आपने वन टाइम चलानी होती है, अब यूज इफेक्ट के अंदर लिखते हैं और उसे एम्प्टी एरे एंड में लिख देते हैं। ये सिर्फ जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो एक बार चलाता है उस चीज़ को, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कोड भी कर सकता हूँ, ये हो जाएगी बेस डॉट कोड, ठीक है जी। कोड आ रही है अनडिफाइंड, क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने कोड नहीं करना, क्या करना है, दिस प्लॉट कंटेंट। तो कंटेंट से ये कंटेंट कब आ गया, रिस्पॉन्स में ये पूरी ऑब्जेक्ट आ रही है और कोड में जो अंदर वाला कंटेंट की चीज़ थी वो आ रही है। समझ में आया भाई। जी जी, आ गया समझ। हाँ, यूज इफेक्ट से करें या देन कैच से, यूज इफेक्ट के अंदर देन कैच चूज किया मैंने, और एंड में आप कैच भी लगा सकते हैं, ये आ रहा। अब ये सेमीकोलन डालें, तो कंसोल डॉट लॉग, ये आ रहा, यहाँ बिगिन समथिंग वेंट रॉन्ग,
और कॉमा ये आ रहा है, ये अभी यहाँ पे चलेगा नहीं, तब चलेगा जब कुछ वेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे एपीआई का यूआरएल गलत दे दें तो वो समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट करके उसने ये एरर भी प्रिंट कर दिया, फेल टू फैच, ये एरर भी उसने प्रिंट कर दिया, अपने यूआरएल में गलती होगी। तो ये मैंने यूआरएल सही किया जैसे ही, तो देखें रिस्क और कोड आ गई। तो मैंने आपको एरर भी ला के दिखाता हूँ, क्योंकि एरर के बगैर तो कोडिंग होती नहीं है। आधे से ज़्यादा टाइम तो बंदा एरर देख रहा होता है, रिजॉल्व करता है। तो मैं खाली सही सही कोडिंग करके कोई फायदा नहीं है, मैं आपको गलत चीज़ें भी करूँ, जो चीज़ें आप गलत लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब ये देखिए खुद ही ब्रैकेट लगा रहा है, ये एरर कह रहा हूँ। अच्छा, और मेरे ख्याल से ये देन कैच से आपने ईपीआई कैसे कॉल करते हैं वो देख लिया, ये और ये चीज़ बराबर ही है, ठीक है ना। अब आप आप वो डिपेंडेंसी एरे वाला बता रहे थे। डिपेंडेंसी एरे यार रिएक्ट के टाइम पे कर लेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अभी देख लें आप, ये इसको अब एम्प्टी ही रखते हैं ज़्यादातर। अभी आपने यहाँ पे कोई स्टेट और यूज़ वगैरह नहीं कर रहे हम, तो तब कर लेंगे। अभी आप एपीआई कंज्यूम करें तो ये सीन यूज इफेक्ट अगर मल्टीपल टाइम चलवाना हो तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल दे देंगे, तो अगर वो चेंज होगा तो ये फिर से हमारा चल जाएगा वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हमें यूज इफेक्ट को एक से ज़्यादा बार चलाना है कस्टम से बाहर, तो यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिख दो जिस वेरिएबल के वजह से हमें इसको दोबारा ट्रिगर करना है कि ये दोबारा चले। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। यूज इफेक्ट पे पूरा लेक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रिएक्ट का बड़े मजबूत एक होके ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, स्टेट्स, प्रॉप्स, इन सब पे आपके अलग लेक्चर होना बनते हैं इंशाल्लाह। मैं आपके लिए रिएक्ट की भी पूरी एक सीरीज शुरू करने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग विलिंग होंगे तो। जी सर, करें ना। सही है इंशाल्लाह। साजिद अच्छा बोल सर, रहा ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस खाली का एक क्या मिनट इसका फर्क क्या है? यार रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में वो जब हम रिएक्ट करेंगे तो फिर देखेंगे। अभी आप लोग अच्छा वैस भाई, सर थोड़ा सा रिएक्ट टैब्स स्क्रिप्ट में लिखेंगे रिएक्ट भी टाइप स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल तो टैब स्क्रिप्ट में करवाना फिर। सही है, सही है, सही है। ठीक है सर, और कोई नहीं चले। सर, ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की मुझे डिफरेंस का अभी तक सर नहीं पता। सर मैं बताऊँ रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस का हाँ डिफरेंस। बताएं बताएं। अच्छा, रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ये तो इन्हें पता ही होगा ना। तो हम्म, रिएक्ट उसकी एक लाइब्रेरी है, मतलब कि उसमें कुछ फंक्शंस उन्होंने ना बना के एक लाइब्रेरी बना दी है। जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस खुद लिखने पड़ते थे, जबकि रिएक्ट में उन्होंने हमें बना के दे दिए। अच्छा, फिर रिएक्ट में बाकी चीज़ें हमें हमेशा इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जैसे राउटिंग वगैरह करनी है। तो हमें फिर एक फ्रेमवर्क आ गया कि नेक्स्ट जेएस, उसमें हमें वो चीज़ें भी उन्होंने खुद प्रोवाइड कर दी। ठीक है, वो रिएक्ट के ऊपर ही बना है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्ट इन दी हुई हैं, जिसमें जैसे राउटिंग वगैरह है। यही डिफरेंस है बस। रिएक्ट के लिए हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते थे पहले? नहीं नहीं, रिएक्ट तो लाइब्रेरी है ना, वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी है बस। अच्छा अच्छा, उसको जस्ट एज अ लाइब्रेरी यूज करते थे। जी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा वैस भाई, ठीक है, यहाँ पे जो ठीक है देन सर। वाला मेथड है, सॉरी ये रिएक्ट का अपना है या जावास्क्रिप्ट के साथ लेके चल रहे हैं? सॉरी, कौन सा मेथड? देन वाला मेथड जो आपने किया, डॉट नहीं नहीं नहीं, देन। ये जावा स्क्रिप्ट है, प्योर ES6 है वो रिएक्ट का नहीं है, वो ES6 है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा कि ये किसका बच्चा है, ये समझने में थोड़ी सी देर लगेगी कि ये रिएक्ट का बच्चा है कि नेक्स्ट का बच्चा है कि ES6 का बच्चा है। तो यही तो आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा बिगिनर और एक एवरेज और एक अच्छे डेवलपर में। ये समझ में आना, अभी आपको नहीं भी आती मसला नहीं है, कोडिंग करते ना ऐसे ऐसे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा सर, अभी ओवरऑल हम नेक्स्ट जेएस डेवलपर होंगे या रिएक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं? ये आप तो आपने ये सवाल कर दिया कि मैं किसका बच्चा हूँ। कि आप किसके बच्चे होंगे। यही तो समझ नहीं आ रही। आप नेक्स्ट नेक्स्ट के बच्चे होंगे आप। ओके सर। आप रिएक्ट के डेवलपर भी कहला सकते हैं, नेक्स्ट के भी कहला सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट एंड डेवलपर आप कहलाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि एपीआई वगैरह होती हैं वो बैकएंड से कनेक्ट होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको प्योर लैंग्वेज में भी काम आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये पहले ये भी बता रहे थे ना कि ये फुल स्टैक बन जाती है इसमें नेक्स्ट में, मतलब। हाँ फुल स्टैक बन जाती है, लेकिन उसको छोड़ दो, मुझे तो बड़ी बेकार लग रही है इसकी सर्वर साइड, तो आप इसको खाली फ्रंट एंड के लिए ही रखो,
जिसकी ओके। स्पेशलिटी है ना आप वो रखो, ये मेरा ओपिनियन है। तो बाकी ये है तो कि बैकएंड पे कौन सा यूज कर? बैकएंड तो अभी आप लोग फ्रंट एंड बैकएंड की तो अभी फिक्र नहीं करें। फ्रंट एंड पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन बना लें, आप 3-4 बना लें, जब आप फिर सवाल करिएगा। वैसे तो ये है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। हाँ, बाकी तो ये है कि नोड जैसे बैकएंड इंशाल्लाह उस पर करेंगे। तो ओके। मेरे लिए तो वो है, लेकिन सर अगर नेक्स्ट पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको करवा देंगे, मसले वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट पे सेम ही है। अभी डेवलपर हैं नहीं, अभी टाइम लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, अभी आप टाइम लगाएं, मेहनत करें आप। कैसे अब जब आप एंथुसियास्ट से या स्टूडेंट से डेवलपर बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सही है ना, आप वो बनाते रहें, वेबसाइट बनाते रहें। कुछ लग ऐसे ही रहता है अब तो। कुछ कुछ फीलिंग आ रही है डेवलपर वाली। बिल्कुल। सही है, लेकिन ये फीलिंग को ना लोग बहुत जल्दी सर पे चढ़ा लेते हैं और समझ लेते हैं भाई बन गए, तो उसको ना सर पे नहीं चढ़ाना है आपने। कभी भी ये नहीं समझना होता है कि आप बहुत अच्छे डेवलपर हो, बहुत बड़े डेवलपर हो। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के लिए तो ये कीड़ा है कि एक थोड़ी सी चीज़ समझ पढ़ लेते हैं और शो मारने की जल्दी ज़्यादा होती है कि यार हम तो डेवलपर बन गए और हमें काफ़ी कुछ ऐसे आ ही गया। तो इससे आप लोगों ने गुरेज करना है, आई डोंट वांट दैट। आप लोगों ने हम्बल रहना है, आप लोग सीखें। अभी आप लोग ने ये सोच लेना है कि आपको काफ़ी कुछ आ गया है, तो वो तो अभी आप समझ लें कि अभी तो आपके लिए बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम रीलोड कर लेते हैं। सो अब हमने जो टॉपिक्स एजेंडा के मुताबिक सारे कवर कर लिए। अब हमारा रह गया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। वो तो पोस्टमैन में कराना था ना। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। कैशे और बता दिया मैंने, नो कैशे बता दिया मैंने आपको। कैशे फोर्स ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, कैशे कर लेता है। नो स्टोर ये भी मैंने आपको बता लिया आपको कि वो भूल जाता है, एक बार भी कभी भी स्टोर नहीं करेगा। और विद रीवैलिडेट यानी कि वो कैशे रखेगा, थोड़ी देर के लिए याद रखता है, फिर रीवैलिडेट करता है उसे, फिर नया दोबारा से कॉल कर देता है, वो भूल जाता है उसे। समझ आई? तो ये उसकी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। चले, आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, आप इसको प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कंटेंटफुल के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं। तो कंटेंटफुल को यूज़ करते हुए आप एक एप्लीकेशन बनाएं रनिंग में, और उसकी आप अपनी भी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, यूआई वगैरह अच्छी करें। मॉडलिंग वगैरह में चेंज करना चाहे मॉडल वगैरह वो चेंज कर लीजिएगा। सैनिटी पे भी लाएंगे, हर चीज़ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉमिस में किसी चीज़ का भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उन चीज़ों के ट्यूटोरियल लेकर आऊँ। किसी और का कोई क्वेश्चन? इसका कोड शेयर कर दें। हाँ, मैं इसका कोड जो है ना रिपो बना के शेयर कर देता हूँ एक में, आप लोग ना, मैं इसका लिंक अभी इसका अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी API फॉर बिगिनर्स, नेक्स्ट API फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ये रिपो बन गई। ये इसका रिमोट ऐड कर लेते हैं। गिट की भी मेरी आपने ट्यूटोरियल अगर नहीं देखा तो वो आप देख लें गिट पे कैसे काम करते हैं। मैंने रिमोट ऐड कर दिया तो, क्योंकि गिट की ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, CD करके जाना पड़ेगा, गिट रिमोट ऐड करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद ये सब मैं डाल दूंगा। इसमें मैंने आपको क्या कराया है जी, एसिंग अवेट API कॉल देन कैच API कॉल, और मैंने आपको क्या कराया है, और मैंने आपको बताया कैशिंग। कैशिंग इसमें है फोर्स कैश, नो कैश और रीवैलिडेट, ये 3 चीज़ें कराई मैं आपको, ठीक है। मैंने कमिट कर दिया। और गेट पुश ओरिजिन में ऐड हो गया, कमिट हो गया, अब ये पुश हो रहा है। ये पुश हो गया, ये रिलोड हो गया, कोड हमारा मौजूद है यहाँ पे। तो ये मैंने आपके साथ चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ, और ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है जी। चले, आज के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।